तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ 20th सेंचुरी बॉयज़ का सेकेंड चैप्टर। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देख लेना, जहाँ मैंने कवर किया है 20th सेंचुरी बॉयज़ का चैप्टर नंबर 1। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पुलिस ओकेनोमिज़ु इंजीनियरिंग स्कूल के ग्रेजुएट कैनेडा शोतारू की मिस्टीरियस डेथ की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। क्राइम सीन पर पहुंचते ही पुलिस देखती है कि बॉडी से सारा खून बाहर आ चुका है। यह मंजर इतना खौफनाक होता है कि एक पुलिस वाला तो वहां उल्टी करने लगता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस की नजर वहां लगी बड़ी बड़ी मशीन्स पर पड़ती है और उन्हें शक होने लगता है कि शायद इन मशीन का इस केस से कोई कनेक्शन हो सकता है। इसी बीच एक ऑफिसर एक अजीब से वायरस का जिक्र करता है जो कि अफ्रीका में फैला हुआ है। वो बताता है कि एक वायरस अफ्रीका में फैला हुआ है जो कि बॉडी से सारा खून निकाल देता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में इस वायरस के बारे में सुना था। केंजी की मॉम इसके बारे में डिस्कस कर रही थी। ये मौत वायरस की वजह से हुई थी या किसी और चीज की वजह से, ये हमें आगे पता चलेगा। और हमें ये भी पता चलेगा कि आखिर ये कनाडा है कौन। इसके बाद सीन एक वेडिंग बैंकेट में शिफ्ट होता है जहां शादी का एक फंक्शन चल रहा होता है। यहीं पर हमें पहली बार स्टोरी में केंजी के फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं। इस मोटे वाले को तो आप जानते ही होंगे, ये वही है जो चैप्टर 1 में मैं दिखा था। इसका नाम मरुओ है। इस चश्मे वाले का नाम है योशित्सुने और इस टकले वाले का नाम है किन। पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग वेडिंग में क्यों आए हैं। तो आपको याद होगा कि चैप्टर 1 में केंजी जब मरुओ से मिला था तो वो लोग केरोयन की शादी की बात कर रहे थे। तो आज वही शादी है, यानी आज केरोयन की शादी है। तो केरोयन के पुराने दोस्त उसकी शादी में आते हैं। फिर केरोयन वहां पे एंटर करता है। उसे देख सारे गेस्ट ताली बजाने लगते हैं और इधर केंजी और उसके दोस्त कैरेयन का मजाक उड़ाने लगते हैं। कहते हैं कि भाई कैरेयन जो भी कपड़ा पहन ले वो मेढक का मेढक ही लगेगा। फिर कैरेयन इनकी तरफ आता है और कहता है कि ऐसे घूर घूर क्या देख रहे हो, जलो मत कि मुझे इतनी सुंदर बीवी मिली है और तुम लोग भी अभी बूढ़े हो रहे हो, तुम लोग भी अब शादी कर ही लो। और ऐसा कहते ही कैरेयन वहां से चला जाता है। इधर केंजी और उसके दोस्त दोबारा से कैरेयन का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि अब कैरेयन दोबारा से अपना फ्रॉग एम्पायर शुरू कर देगा। बेसिकली वो अपना एक पुराना खेल याद कर रहे होते हैं जहाँ पे कैरेयन एक फ्रॉग एम्पायर का लीडर होता है और ये लोग निंजा स्क्वाड होते हैं। तो बेसिकली वो अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे होते हैं। इधर अपना केंजी कैरेयन के वेडिंग में स्पीच देने का सोच रहा होता है। फिर योशित्सुने बोलता है ये सब तुम्हें अपने घर सोचना चाहिए था। फिर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है। इन दोस्तों के दो दोस्त और हैं। एक का नाम है मॉन चैन और दूसरे का नाम है ओचो। फिर केंजी अपने दोस्तों को ट्रू फ्रेंडशिप वाला सिंबल दिखा के पूछता है कि क्या तुम्हें ये सिंबल याद है। इसके दोस्त जवाब देते उसके पहले एक दादी आ जाती है जिनका नाम होता है ओकीकू। वो कहती हैं कि बेटा केंजी, तू भी शादी कर ले वरना देर ना हो जाए। वो केंजी को समझाते हुए कहते हैं कि तुम भी शादी कर लो और वो बताती हैं कि कौन सी लड़की तुम्हारे लिए अच्छी है। वो सब बातें चल रही होती हैं। फिर ओकीको कहती हैं कि बस तुम अपनी बहन की बेटी का कुछ जुगाड़ कर दो वरना वो तुम्हारी शादी में दिक्कत बनेगी। फिर इधर केंजी गुस्साते हुए कहता है ए बढ़िया, मारूंगा डंडे चार। जो कि दिखाता है कि केंजी अपनी भांजी से कितना ज्यादा प्यार करता है। सीन शिफ्ट होता है केंजी की भांजी पे जिसका नाम कन्ना है। अगर आपको चैप्टर 1 याद हो, हम देखते हैं कि कन्ना एक मोटी सी औरत के साथ खेल रही होती है। वो मोटी सी औरत केंजी की माँ से पूछती है कि आज केंजी है कहाँ। तो जिसके रिप्लाई में केंजी की माँ कहती है कि आज वो कैरियन की वेडिंग में गया है। फिर मोटी सी औरत बोलती है क्या, वो सुबह शॉप वाला। तो फिर वो बोलती है उसकी शादी हो गई, तब केंजी की कब होगी। जिसके रिप्लाई में केंजी की माँ कहती है
हमके कौनो फर्क ना पड़ला। तू चुट्टवा केंजी हमके एक दिन छोड़कर चल जाए। यानी हम इसका मतलब समझ सकते हैं कि केंजी शादी अभी नहीं करने वाला था। वेल, सीन दोबारा से शिफ्ट होता है वेडिंग बैंकेट में, जहां हम केंजी को स्पीच देते हुए देख रहे होते हैं। वो कहता है कि बचपन में हम दुनिया को बचाते थे। मतलब ये से हम समझ सकते हैं कि केंजी बहुत ज्यादा ही अपने बचपन के दिनों को याद कर लेता है कि वो स्पीच में अपने बचपन वाले दिन का जिक्र करता है। वेल, केंजी की स्पीच सुनकर केंजी के सारे दोस्तों को शर्म आने लगती है। वो कहते हैं कि ये केंजी आखिर बोल क्या रहा है। वेल, हम देखते हैं कि केंजी के दोस्त ये भी सोच रहे होते हैं कि आखिर जो केंजी ने हम लोग को अभी सिंबल दिखाया, ये अजीब सिंबल है क्या? थोड़ा बहुत याद आ रहा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं याद आ रहा है कि आखिर ये सिंबल है क्या। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रेंड को देखते हैं, जिसके सामने एक आदमी बैठा होता है। फ्रेंड उससे आंखें बंद करने के लिए कहता है और बार बार आई एम डेड बोलने को कहता है। जैसे जैसे वो इस बात को दोहराता रहता है, वैसे वैसे वो एक गहरी मेंटल स्टेट में चला जाता है और बाहर की चीजों से कम ध्यान देने लगता है। फिर फ्रेंड उससे पूछता है कि अब तुम्हें क्या दिख रहा है? तो आदमी कहता है, मुझे रोशनी दिखाई दे रही है। यहाँ रोशनी का मतलब कोई असली लाइट नहीं है। इसका मतलब है कि अब वो फ्रेंड की बातों और उसके सोच को अपने दिमाग में महसूस करने लगा है। सीन दोबारा शिफ्ट होता है। इस बार हमें एक वॉशरूम का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे दो पुलिस वाले बात कर रहे होते हैं। वेल, हम इन दोनों पुलिस वाले को जानते हैं। इसको तो जानते ही हैं क्योंकि ये चैप्टर 1 में आया था, जो कि केंजी से पूछता है शिकिशिमा सान के बारे में। और दूसरे वाले को चैप्टर नंबर 2 के शुरुआत में देखते हैं, जो कि कनाडा शुतारू के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। वही कनाडा शुतारू जिसके बॉडी से पूरा खून बाहर आ जाता है। याद तो होगा ही। वेल, इस पुलिस वाले का नाम था यामा और इस वाले का नाम था चाओ। यामा चाओ से पूछता है, तुम तो एक प्रोफेसर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ना? इसके जवाब में चाओ कहता है, हाँ, मैं सिकिशिमा सान के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। वो कैनो मिजू इंजीनियरिंग स्कूल से हैं। ये सुनकर यामा कहता है, अच्छा, मैं भी यात्सुई में हुई घटना पे काम कर रहा हूँ। चाउ तुरंत बोलता है, हाँ वही ना, जिसकी बॉडी से लगभग सारा खून बाहर निकल आया था। तब यामा एक ऐसी बात बताता है जो पूरे केस को और भी मिस्टीरियस बना देती है। वो कहता है, लेकिन तुम्हें पता है, कनाडा शोतारू भी कैनो मिजू इंजीनियरिंग स्कूल का स्टूडेंट था और शिकिशिमा सान के अंडर ही पढ़ रहा था। इतना सुनते ही लगने लगता है कि इन दोनों केसेस के बीच सिर्फ इत्तेफाक नहीं, बल्कि कोई गहरा कनेक्शन छुपा है। यानी कि कनाडा शोतारू स्टूडेंट था शिकिशिमा सान का और शिकिशिमा सान की इंटायर फैमिली गायब है और कनाडा शोतारू भी मर चुका है। यानी कि ओ एन जी। वेल, चैप्टर के आखिरी में हम केंजी को देख रहे होते हैं, जो कि कैरियोके जा चुका होता है और वो वहां पे गाना गा रहा होता है। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। वेल, केंजी के गाने के साथ ही ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। मुझे पता है इस चैप्टर ने बहुत सारे सवाल क्रिएट किए होंगे। शायद हमें आगे की स्टोरी में पता चले हमारे सारे सवालों के जवाब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।